नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवन शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास पुस्तक जो द्वितीय अध्याय है उसका अध्ययन किया है ना, और आज के वीडियो में भी हम उसी का जो कुछ शेष रहा है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों के साथ मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान का एक तरह से युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान की हार हुई। अंग्रेज़ों की मैसूर के साथ एक सहायक संधि थोपी गई और जो मैसूर का जो शासन था पुराने राजवंश वोडियार के हाथों में दे दिया गया। आज के वीडियो में हम देखेंगे मराठों से लड़ाई, ठीक है, यानी आंग्ल मराठा युद्ध इसको कहा जाता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। मराठों से लड़ाई, बिंदु क्या है, मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर में 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। यानी कंपनी जो थी 18वीं शताब्दी के आखिर में, यानी एक तरह से ये उस समय की बात है जब 18वीं सदी जो एक तरह से अंत की ओर थी, उस समय कंपनी जो थी मराठों की ताकत को भी काबू करने और ख़त्म करने की सोचने लगी। यानी उस समय मराठा ताकत जो थी उसने भी बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इनकी यानी जो एक तरह से जो आप कह सकते हैं जिसको जो एक तरह से शक्ति थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। यानी मराठों की जो शक्ति थी वो बहुत विशालकाय थी, तो इनको ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। यानी 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ठीक है, अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में, तो जो मराठा जो सपना देख रहे थे दिल्ली पर अधिकार करने का, दिल्ली से पूरे देश का शासन चलाने का, वह सपना मराठाओं का चूर चूर हो गया, यानी एक तरह से टूट गया, ठीक है। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग और राज्यों में बांटा गया और अलग अलग राजवंशों को वहाँ की सत्ता सौंप दी गई, ठीक है। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे, कन्फेडरेसी, ठीक है। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। यानी जो ये जितने बताए गए आपको क्षेत्र, इनका जो पेशवा था वो मुखिया होता था और वो कहाँ रहता था, पुणे में, ठीक है। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। दो प्रसिद्ध राजनीतिक और मराठा जो योद्धा थे उनको बताया गया है कौन कौन थे। महादजी सिंधिया और दूसरा है नाना फडणवीस, ठीक है। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी एक के बाद एक युद्ध होता रहा और कंपनी ने मराठों को एक तरह से पराजित किया, उनको हरा दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। यानी पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें युद्ध के बाद में क्या हुई, सालबाई की संधि, और कब हुआ, 1782, ओके, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। यानी निर्णायक विजय किसी भी पक्ष की वहाँ पर नहीं दिखाई दी। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। द्वितीय जो मराठा युद्ध बताया गया है ना, इसमें कई जो भूभाग हैं दिल्ली के और आगरा के वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गए, ठीक है। अंततः 1817 से 19 के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था उस युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। यानी अंग्रेजों ने मराठाओं की एक तरह से सेना थी, ताकत थी, है ना, उसको पूरी तरह कुचल दिया, ख़त्म कर दिया।
पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। यानी जो इनका पेशवा पहले कहाँ पर बैठता था, पुणे में, उसको वहाँ से हटा करके कानपुर के पास स्थान है बिठूर, वहाँ पर पेंशन देकर भेज दिया कि आपको इनकी वार्षिक पेंशन एक तरह से निश्चित कर दी गई। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यानी जो स्थान है विंध्य के दक्षिण, विंध्याचल के जो दक्षिण का जो स्थान है, सारे भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है ना, और वहाँ पर ये शासन करने लग गए। ठीक है, आगे हम देखते हैं सर्वोच्चता का दावा। यानी अंग्रेजों ने अपनी सर्वोच्चता का दावा किस प्रकार किया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चली थी। यानी इन्होंने इस समय 19वीं सदी के शुरू में एक तरह से अपने क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई, आक्रमण की नीति अपनाई। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई है ना। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है ना। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है। यानी उन्होंने ऐसा कहा कि हम सर्वोच्च हैं और किसी भी देशी रियासत को एक तरह से हम अपने अधीन कर सकते हैं है ना, या उसको अधिग्रहण करने की धमकी दे सकते हैं। और ये जो नीति थी उनकी, वो बाद में भी हमको दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। यानी उनकी अधिग्रहण की है ना, जो एक तरह से अधिकार करने की जो अंग्रेजों के द्वारा जो नीति थी, ये बेरोक टोक यानी दखल अंदाजी के ज़्यादा दिन नहीं चली, और उसमें एक तरह से दखल अंदाजी होने लगी, रुकावटें आने लगी। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर है ना, फिलहाल जिसको कर्नाटक कहते हैं, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। यानी वहाँ का एक छोटा सा राज्य है, और उस पर जब इन्होंने अधिकार करने की सोची, तो वहाँ की जो रानी थी चेन्नम्मा, उसने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, यानी जंग छेड़ दी। ठीक है, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी रानी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जेल में उनको बंद कर दिया, तो 1829 में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रयन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। यानी उस रानी के बाद में एक चौकीदार थे रयन्ना, इन्होंने ये प्रतिरोध था, जो विरोध था, इसको जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। यानी इनको ये सहायता मिली और चौकीदार रयन्ना को, और उन्होंने बहुत सारे जो ब्रिटिश शिविर थे, अंग्रेजी अधिकारियों के शिविर थे, उनको और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। ठीक है, प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी आप किताबों में आगे पढ़ेंगे। यानी ऐसे विरोध के है ना, मुकाबलों के हमको बहुत सारे उदाहरण आगे किताबों में मिलेंगे। ये देखिए, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की स्मृति बनाई गई मूर्ति, ये वहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है रानी की याददाश्त में। ठीक है, अब देखिए 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। यानी उस समय रूस का जो प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा था, उससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। यानी उनको डर था कि ये जो रूस का प्रभाव है कहीं पूरे भारत पर ये ना फैल जाए। ठीक है, इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। यानी इन्होंने दक्षिण भारत पर कर लिया, उसके बाद उत्तर और पश्चिम जो भारत है उस पर भी अपना एक तरह से नियंत्रण अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। यानी अफगानिस्तान जो है क्षेत्र, उसके साथ इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन स्थापित कर लिया।
1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया, यानी जो सिंध जो प्रांत है वो भी 1843 में अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी, यानी सिंध के बाद में किसका नंबर था? पंजाब का। ठीक है, यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी, यानी उस समय पंजाब में किनका शासन था? रणजीत सिंह का। और उन्होंने कंपनी की यानी एक तरह से अंग्रेज़ों के यहाँ पर दाल गलने नहीं दी, उनके नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, 39 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 49 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अधिग्रहण कर लिया। यानी रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में पंजाब में और अंग्रेज़ों में 2 युद्ध हुए और युद्धों में अंग्रेज़ों ने 49 में पूर्ण रूप से पंजाब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये मराठाओं की है ना, और मैसूर की जो विजय थी उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं विलय की नीति, यानी इन्होंने विलय की नीति किस प्रकार अपनाई, यानी देशी रियासतों को अपने शासन में एक तरह से विलय होना मिलाने की या विलय की सम्मिलित करने की नीति किस प्रकार अपनाई, उसका हम वर्णन इस बिंदु में करेंगे। इधर देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें महाराजा रणजीत सिंह का जो दरबार है ना, उसको दिखाया गया है। ठीक है, ये महाराजा रणजीत सिंह शासन पर विराजमान है ना, और ये आपको चित्र उसका दिखाया गया है। ये देखिए विलय की नीति क्या होती है? अधिग्रहण की आखिरी लहर, यानी पहले ये अधिग्रहण करते थे, आक्रमण करके उसको अपना अधिकार उस पर जताते थे, अधिकार कर लेते थे, और यहाँ पर आपको विलय मिलाना है ना, अपने राज्य में मिलाना, उस नीति का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अधिग्रहण की आखिरी लहर, यानी अधिग्रहण की जो आखिरी जो लहर थी 48 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति और अपनाई गई जिसको क्या नाम दिया गया? विलय की नीति। ठीक है, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। यानी इस नीति में इन्होंने ये निश्चय किया, अगर किसी रियासत के शासक की मृत्यु हो जाए और अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है ना, तो उस क्षेत्र को या उस रियासत को ये अपनी रियासत में विलय कर लेते थे, मिला लेते थे, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, यानी लगातार इन्होंने बहुत सारी रियासतों को अपने शासन में मिला लिया। ठीक है, जैसे सतारा है 48, संबलपुर है 50, उदयपुर है 52, नागपुर 53 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथों में चली गई। यानी विलय की नीति के द्वारा अंग्रेजों ने इन रियासतों को अपने अधीन ले लिया। देखिए कौन कौन सी हैं। सतारा है महाराष्ट्र 1848 में, एक है 1850 में कौन सी? संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी। ये जो रियासतें थी ये विलय की नीति के तहत अंग्रेजों के हाथों में चली गई। ठीक है, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। क्या तर्क दिया? देखिए, उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। यानी एक तरह से अवध को इन्होंने किस तरह अपने कब्जे में लिया, यानी वहाँ पर जो नवाब था उस पर कुशासन का आरोप इन्होंने लगाया और कहा कि नवाब के जो कार्य हैं उनसे वहाँ की जनता जो है खुश नहीं है, और हम जनता को खुश करने के लिए एक तरह से कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ये हमारा अधिकार है कि वहाँ की जनता खुश रहे, इसलिए अवध को हम अपने अधिकार में ले रहे हैं और उनको अवध पर कब्जा करने को हम मजबूर हैं। ठीक है, अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने जब नवाब को गद्दी से हटा दिया, कुशासन का आरोप लगा करके, तो वहाँ की जो जनता थी, लोग थे, उनका गुस्सा भड़क गया, यानी वो गुस्से में हो गए और अवध के लोग भी
1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, ये एक तरह से 1857 के और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ये रूपरेखाएं तैयार हो रही हैं। ठीक है, संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र हमको दिखाई दिया है, देखो ये है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए मानचित्र है, इसमें देखिए लाहौर, दिल्ली, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, बड़ौदा, बम्बई, पूना, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, ये क्षेत्र दिखाए गए हैं और इसमें भी दिखाए गए हैं। देखिए ये जो क्षेत्र हैं नीचे इसके निर्देश दिए गए हैं। देखिए ये जो पीले कलर में जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं। किसके? ब्रिटिश शासन के। ये जो क्षेत्र है जैसे कलकत्ता है, बनारस है, हैदराबाद है ना, मद्रास है, कुछ मैसूर का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और ये लाल जो कलर के जो क्षेत्र हैं शासन के अधीन नहीं थे। ये जो बाकी जो क्षेत्र है यहाँ पर ब्रिटिश शासन का अधिकार नहीं था। बाद में देखिए जो इधर का जो मानचित्र है बी वाला, ये देखिए ये मानचित्र कब का है? 1797 ईस्वी का। कब का है? 1797 का। और जो दूसरा मानचित्र है ये है 1840 का। ठीक है, इसमें देखिए कितना शासन इनका विस्तृत हो गया था। इसमें और इसमें कितना आपको अंदर दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र पीला जो कलर का है ये देखिए कितना बढ़ गया है ना, इसमें और इसमें कितना आपको विस्तार दिखाई दे रहा है। यानी बहुत एक तरह से अधिकांश भारत पर इनका अधिकार हो गया था। ठीक है, आगे देखिए ये तीसरा मानचित्र है और ये बनाया गया 1857 में। कब बनाया गया? 1857 में, जब स्वाधीनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया गया उस समय का चित्र है। देखिए मानचित्र, इसमें पीले कलर में जो आपको बताया गया है इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार था। एक रूप से हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने कितने क्षेत्र पर अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली थी। आगे देखिए नए शासन की स्थापना, यानी हम देख चुके हैं अधिग्रहण की नीति, विलय की नीति, है ना, और सहायक संधियाँ। इसके बाद हम अगला बिंदु जो पढ़ेंगे वो है नए शासन की स्थापना। यानी अंग्रेजों ने भारत में एक तरह से नए शासन की स्थापना किस तरह की, उसका हम इस बिंदु में अध्ययन करेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। यानी इसमें बताया गया है कि जो वारेन हेस्टिंग्स था, जो गवर्नर जनरल था, वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसका कार्य देखिए 73 से 85, यानी इन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में, बढ़ाने में, है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। यानी छोटे छोटे इलाकों में उनको बांट रखा था जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। यानी प्रेसिडेंसी बनाई गई 3, बंगाल, मद्रास और बम्बई। और जो प्रेसिडेंसी थी प्रत्येक उसका शासन किसके पास होता था? गवर्नर के पास। ठीक है, और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। यानी इसने अपने काल में, वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे प्रशासकीय सुधार एक तरह से किए। न्याय के क्षेत्र में भी उन्होंने सुधार किए जो खास तौर पर उल्लेखनीय हैं, यानी प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए आगे 1772 से एक नई शासन व्यवस्था या न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया, है ना, क्या प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। यानी प्रत्येक जिले में 2 अदालतें एक तरह से न्यायालय होंगे, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यानी 2 अदालतों का निर्माण किया गया, एक फौजदारी और एक तरह से दीवानी। जो दीवानी जो अदालत थी, न्यायालय थे, उनके जो मुखिया होते थे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यानी जो मुखिया जो होते थे कौन होते थे? यूरोप के। ठीक है,
मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। पंडित और जो मौलवी होते थे वो उनके लिए भारतीय जो कानून थे उनकी व्याख्या उनके लिए समझाते थे। फौजदारी अदालतें कभी कभी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, यानी फौजदारी जो न्यायालय थे, अदालतें थी, वो काजी और मुफ्ती होते थे उनके अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यानी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आती थी, लेकिन वो भी किसके अंतर्गत काम करते थे? कलेक्टर, है ना, जो यूरोपीय होते थे। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है। काजी एक न्यायाधीश, काजी जो होता है क्या होता है? एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती देखिए मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, एक तरह से वकील जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। आज के समय में जो हम कहते हैं न्यायाधीश और जो वकील होते हैं ना, उनको काजी और मुफ्ती कहा गया है। अगला है महाभियोग, है ना, एक तरह से क्या होता है महाभियोग? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाअभियोग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यानी जो ये फौजदारी जो अदालतें थी ये एक तरह से कलेक्टर की निगरानी में कार्य करती थी। ठीक है, ये आपको चित्र दिखाया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स के पर मुकदमा आर.जी. पॉलेट द्वारा चित्रित। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड ब्रैक ने उन पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप जड़ दिया। यानी इन पर एक आरोप लगाया गया कि आपने बंगाल में शासन सही नहीं चलाया। ठीक है, इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला गया जो 7 साल चला। ठीक है, ये आपको ब्रिटिश जो एक तरह से संसद है उसका चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।